खुर्रम साहब, एक बहुत अहम सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाए जाएं। पहले इलेक्शन कमीशन ने एक डेट भी दे दी, अब आप उससे आगे जा रहे हैं। तो ये तो आप ऐसा नहीं लगता कि आप तौहीन अदालत की कार्रवाई को दावत दे रहे हैं और इसका निशाना वज़ीर आज़म साहब, वज़ीर दाखिला साहब, वज़ीर दफ़ा साहब, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब और बहुत से और लोग भी बन सकते हैं? जी, पहले तो ये दो आइनी इदारों के दरमियान ये फैसला होगा ना, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फिर अगर उस बुनियाद पर कोई ये कहेगा कि जी सरकार का नाम लेगा कि जी एग्जेक्टिव ने हमें ये कहा, तब कहीं जाके तो ये इश्यूज़ अभी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वाले तो बड़े आगे जाने हैं। पहले तो यही इस बात का फैसला होना है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल 218(3) की मौजूदगी में जो ये एक्सक्लूसिव राइट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को देता है कि उसने साफ, शफाफ, कानूनी और करप्ट प्रैक्टिसेस से पाक इलेक्शन करवाने हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट उस 218(3) के अंदर अपनी अथॉरिटी इंसर्ट कर सकता है? हमारी नज़र में नहीं कर सकता, लेकिन बहरहाल ये तो फैसला अदालत में होगा कि ये कैसे वर्कआउट होता है, क्योंकि जाहिर है अगर ये इसरार है जो सब लोग आर्ग्यू करते हैं कि जी शायद गालिबन आइन में सिर्फ 224(2) ही है कि जिसके तहत 90 दिन में इलेक्शन होने हैं। आइन में तो और बहुत शिके हैं ना, 218(3) भी है आइन में, जो नई मरदमशुमारी और नई डिलिमिटेशन के हवाले से शिके हैं, आइन के अंदर फेडरेशन को इकट्ठा रखने की शिके हैं, जो बहुत सारे इशूज़ हैं अभी रिजॉल्व नहीं हुए। तो इसमें इन सब चीज़ों को सामने रखकर कोर्ट में बहरहाल ये बात पहले तो इलेक्शन कमीशन कोर्ट के सामने पेश होगा ना अपने डिसीजन को डिफेंड करने के लिए, फिर ऑफ कोर्स फिर गवर्नमेंट भी उसका हिस्सा बनेगी। तो जो भी उसके मज़बरात हैं हम उनका सामना करेंगे, पहले भी कर चुके हैं। आपका वैसे एक बयान जो था वो हमारे प्रोग्राम में आपने कहा था कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर ही होगा, पता नहीं वो आपने उस वक्त किस नहीं मेरी राय की बुनियाद पे दिया था? मेरी राय सलाउद्दीन साहब से है। मैं अपनी ज़ाती राय ज़रूर दे सकता हूँ। मेरी ज़ाती राय यही है कि हमें 90 दिन में इलेक्शन करवाना चाहिए, लेकिन अगर ऐसे हालात हैं जिसके बारे में बाकायदा तौर पे वजारत दिफा और वजारत खजाना चले आगे अपनी देखिए इन राइटिंग, ये नहीं कि हवा में आपने कहा क्या था, सुन लें क्या कहा था खुर्रम साहब ने कि सरकारी पॉलिसी यही है कि इंतखाबात आइन की दी गई मुद्दत 90 दिन के अंदर अंदर इन सूबाई जो असम्बली हैं उनके होंगे। सरकारी पॉलिसी दी थी आपने, लेकिन मैं उस बहस में नहीं जाता क्योंकि आपके अलावा भी बहुत से बुजुर्गों ने कहा था। शुएब साहब ये बताएं कि ये कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि दोबारा हुकूमत के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हो जाए? देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर आज इसको सिविलियन मार्शल लॉ हम तस्वर कर लें, अगर हमने नॉमिनेज के ज़रिए हुकूमत चलानी है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में लिखा हुआ है जो कि अब सब्सटेंटिव पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बन गई है 2A के तहत, कि तमाम मुमलिकत के जो फंक्शंस हैं वो चोज़न रिप्रेजेंटेटिव के ज़रिए चलाए जाएंगे। ठीक है, ये आए थे इलेक्शन कराने के लिए 90 डेज़ के लिए, उससे अलावा इंटरम सेटअप का कोई काम नहीं। पंजाब की बात कर रहा हूँ और यही KPK की पोजीशन है। तो अगर आपने 90 डेज़ में इलेक्शन नहीं कराना तो फिर क्या हम ज़ियाउल हक 90 डेज़ का कहे कि 11 साल नहीं कराए इलेक्शन, लूले लंगड़े गैर जमहूरी कराए, या मुशर्रफ साहब आए उन्होंने पहले कराए नहीं इलेक्शन, जो कराए वो आपके सामने ही है, फिर कहा मैं वर्दी उतार दूंगा, फिर कहा जी मैं नहीं उतारूंगा। तो अगर आपने इस तर्ज अमल को अडॉप्ट करना है सिर्फ इसलिए कि आपको आज इलेक्शन सूट नहीं करते, आप इमरान खान की पॉपुलरिटी से डरे हुए हैं, तो कल कोई और हुकूमत जो बैठी होती है इक़्तिदार में, एक बहाना करने के लिए कितनी एक देर लगती है, कोई भी बहाना करेगा, वो कहेगा कि मैं 2 साल के लिए इलेक्शन नहीं कराता। तो ये तर्ज अमल मेरा ख्याल है सोचने का मकाम है हमारी इस्टेब्लिशमेंट को, इलेक्शन कमीशन को और PDM की तमाम जमातों को जो सिविल सुप्रीमेसी पे यकीन रखती हैं कि इस तर्ज अमल को ना चलाएं, इसका बहुत बुरा इफेक्ट आएगा। अब आते हैं कंटेम्प्ट की तरफ। देखें, जो पहला वाला ऑर्डर आ चुका है उसके 3 पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है। पैराग्राफ 13 में उन्होंने कहा है कि गवर्नर KPK ने ब्रीच ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की है। पैराग्राफ 14 में उन्होंने कह दिया इसमें इबहम था, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की पंजाब की हद तक डेट बिल्कुल ठीक है, लेकिन चूंकि अब ये इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हमें 52 डेज़ चाहिए, इसलिए मिनिमम बियरेस्ट
जो या नियरेस्ट टाइम हो सकता है कि 90 डेज़ के अंदर अंदर आप उसके करीब करीब आप डेट दें और इलेक्शन कराएं। उसने प्रेसिडेंट ने पावर दे एक्सरसाइज कर ली सेक्शन 57(1) के तहत, और वो भी वो डेट दी जो इलेक्शन कमीशन ने खुद कहा था कि हम 30 अप्रैल से लेकर 7 मई मीर साहब, के सवाल दरमियान ये है कि कराना चाहते हैं। अगर 90 दिन मुकद्दस हैं तो सुप्रीम कोर्ट को किसने हक दे दिया कि वो आज खुद कह देंगे सुप्रीम इतने कोर्ट दिन ने आगे वो नहीं? हक इस्तेमाल किया जो नहीं, उनके पास इनहेरेंट है। Inherent, अगर आप- देखिए, सुने ये- सुने, ये मैं आप- बताता हूं। मुझे बहुत बहस- मुझे लंबी सवाल करने बहस दें। होनी है कि सुप्रीम मुझे कोर्ट के inherent मुझे एक rights क्या सवाल हैं। करने दें, सुप्रीम कोर्ट के पास ये हक आइन के कौन से आर्टिकल के तहत है? आर्टिकल 187 के तहत जब कोई सब्सटेंशियल जस्टिस करना मकसद हो तो उनके पास इनडेफिनेट पावर्स हैं आर्टिकल 187 ठीक है। की, और इसलिए उन्होंने चूंकि अच्छा, अब इसका मैं जवाब ले लूं अगर आप, जी, क्योंकि ये प्लीज, जरा जी, प्लीज। जी सलाउद्दीन साहब, ये आप इत्तेफाक करते हैं? शुएब शहीन साहब कह रहे हैं कि 187 के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार है। देखें हामिद साहब, वैसे तो इन थ्योरी तो अगर सुप्रीम कोर्ट के सामने केस आता ही उस टाइम में है कि जब फिजिकली पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि इलेक्शन में नेचुरली इलेक्शन एक्ट में डेट्स दी गई हैं कि भाई किस वक्त कागजात नामजदगी देनी है, उसमें कितने अरसे में फिर उसकी ऑब्जेक्शंस अलाउ करनी है वगैरह, वो सारा एक पीरियड है। ठीक है, तो अगर वो पीरियड अब फिजिकली पॉसिबल ही नहीं है कि 90 दिन में हो, तो देन ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट विल हैव द पावर कि वो कुछ आगे कर सकती है। मगर अगेन मसला तो अभी सामने कंटेम्प्ट वाला तो तब सेटल होगा ना जब पहले ये सेटल हो कि वो जो फैसला था 4-3 था या 3-2 था। जब तक अगर वो ये अब ये 5 रुकनी बेंच पे बैठ के पहले ये फैसला करेगी कि पिछला फैसला था क्या, और ये भी बिल्कुल देखें क्लियरली एक नजर आ रहा है कि अगर ये 5 रुकनी बेंच की कॉम्पोजिशन कुछ और होती, फर्ज करें 5 सीनियर मोस्ट होते, तो शायद फैसला आता कि नहीं 4-3 है। अभी मौजूदा कॉम्पोजिशन में शायद 3-2 आएगा या 4-1, अच्छा, एक बात 5-2, बताएं, जो भी जैसे भी है। सलाउद्दीन साहब, मैंने पहले भी आपसे पूछा था, जरा दोबारा रिपीट कर रहा हूं सवाल, उसका जरा छोटा सा जवाब दे दें। एजाजुल एहसन साहब को इस बेंच में शामिल करना दुरुस्त है या दुरुस्त नहीं है? देखें, एजाजुल एहसन साहब ने पहले, होता तो ये जज की डिस्क्रेशन है, एजाजुल एहसन साहब ने पिछली मर्तबा खुद केस से रिक्यूज किया था कि क्योंकि आई डोंट नो किस वजह से किया था, मगर बहरहाल उन्होंने केस से क्योंकि वो रिक्यूज आज खुद किया था नोटिस कि मैं लेने इसको सुनना आज खुद नहीं नोटिस चाहूंगा। लिया था उनके उन्होंने, ऊपर एतराज़ात, और मुज़ाहिर नकवी साहब ने आज खुद नोटिस लिया था, उनकी राय सामने आ गई थी, इसलिए वो देखें वो वैसे तो नहीं, वैसे तो हामिद साहब कई मर्तबा, बल्कि ज्यादा तो तर जो बेंच सुओ मोटो लेती है वही सुन रही होती है, वही उस बेंच का हिस्सा होती है। मगर बहरहाल कुछ एतराज़ात हुए थे और उन्होंने ये मुनासिब समझा कि वो उस बेंच का हिस्सा नहीं बनेंगे। अब वही उसी केस की इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जब बात जा रही है, उसी जजमेंट की, तो उसमें अब उन्होंने क्यों ये मकसूद समझा कि वो इस बेंच में शामिल हों, ये तो जज साहब भी बेहतर बता सकते हैं। अच्छा, लेकिन शुएब शहीन साहब, आप नहीं समझते कि उनको नहीं बैठना चाहिए था? नहीं, मेरा ख्याल है कि सीनियर मोस्ट जज हैं, कॉम्पिटेंट जज हैं, और उनके ऊपर एतराज से सीनियर उस वक्त- मोस्ट वो हैं या काजी फायद ईसा हैं? नहीं, सीनियर मोस्ट जजेस में से हैं, मतलब अच्छा, जिसमें ये बताएं कि सीनियर मोस्ट तो इस वक्त काजी फायद ईसा हैं, वो उनको क्यों नहीं शामिल किया जाता बेंच में? होना चाहिए, मैं तो हमेशा कहता हूँ होना चाहिए। ये देखिए तो, ना, लेकिन that is ये the आपने discretion कह दिया of the- होना चाहिए और मैंने मुस्कुरा दिया, लेकिन यही वो असल फसाद की जड़ है, रूट कॉज, जिसका जवाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बंदयाल साहब को देना चाहिए कि वो जो सीनियर 3 जजेस हैं उनको बेंच में क्यों नहीं बिठाते।